के इस चैप्टर का नाम है प्राणियों में पोषण। ओके, तो अगर आप लोगों ने अभी तक क्लास 6 की एनसीईआरटी को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि क्लास 6 की एनसीईआरटी में हमें क्लास 7 की एनसीईआरटी का सारा बेस मिलता है। जो भी बेसिक है अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपको आगे पता चलेगा कि कितना क्लास 6 की एनसीईआरटी से ये जुड़ा हुआ है। ओके, क्लास 6 के एनसीईआरटी के वीडियोस हमारे चैनल पर मौजूद हैं। आप वहां पर मैंने हर क्लास की एनसीईआरटी की एक एक प्लेलिस्ट बना रखी है हर सब्जेक्ट की, तो आप उन प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दिया गया है कि प्राणी अर्थात जंतु अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। अर्थात अगर देखा जाए तो हम आप जीव जंतु जितने भी हैं, या तो हम डायरेक्ट पेड़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं या तो इनडायरेक्ट रूप से, ठीक है, लेकिन पेड़ों से ही हम प्राप्त करते हैं अपने भोजन को। आगे दिया रहा है कि कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। उसे जंतु पौधों एवं जंतु दोनों को खाते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे दिया रहा है कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पोषण पदार्थों की आवश्यकता होती है। अर्थात अब आप इसको समझिएगा, देखिएगा क्या होता है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो पौधों को डायरेक्ट खा करके अपना जो तो पेट भरते हैं, ठीक है, अपना पोषण करते हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो क्या होता है कि जो पौधों को खाते हैं उनको खाते हैं। जैसे आप शेर को ले लीजिएगा, आप शेर डायरेक्ट पौधों को नहीं खाता है, लेकिन जो जीव पौधों को खाते हैं जैसे हिरन है, बकरी है, ठीक है, इन जीवों को खा करके शेर अपना पेट भरता है। अर्थात अगर देखा जाए तो परोक्ष रूप से ये पेड़ों पर ही निर्भर है। ओके, अब हम बात करते हैं मनुष्य की। तो हम लोग क्या है कि पेड़ों को भी खाते हैं डायरेक्ट और जंतुओं को भी खाते हैं। ठीक है, अब जंतु को खाते हैं तो जंतु पेड़ों को खाते हैं, और हम पेड़ों को अर्थात कुछ सब्जियों को खाते हैं। तो अगर देखा जाए तो पेड़ और सब्जी दोनों को खाते हैं हम लोग। ओके, पेड़ को और जो जीव जंतु उनको भी खाते हैं। तो अगर देखा जाए तो हम दोनों पर निर्भर हैं, प्रत्यक्ष रूप से भी और परोक्ष रूप से भी, दोनों रूप से मनुष्य जो है ये इसके पेड़ों पर निर्भर है। ओके, अब आगे बात की जा रही है कि जो मनुष्य है हमारा, या फिर जो किसी भी जीव का जो शरीर है, इसकी वृद्धि करने के लिए या फिर इसको गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। अब जो हमें किससे प्राप्त होता है? जो हमें पेड़ों से ही प्राप्त होता है, अधिकतर पेड़ों से और सूर्य से। ठीक है, चलिए इसके बाद में हमें अगली हेडिंग इसी में मिलती है कि खाद्य पदार्थों की विभिन्न विधियां। ठीक है, तो इसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। दिया जा रहा है कि भोजन के अंतर ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी, जिसे हमिंग बर्ड कहा जाता है, मरमर पक्षी से हमिंग बर्ड कहा जाता है, पौधों का मकरंद चूसते हैं। अब आप इसको समझिएगा, देखिए क्या होता है कि भोजन के अंतर ग्रहण, ठीक है, की विधि हर जीव में भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। अर्थात भोजन को खाने की जो विधियां होती हैं वो हर जीव में भिन्न भिन्न होती है। अब क्या होता है, जो मधुमक्खियां होती हैं और जो हमिंग बर्ड होते हैं, ठीक है, जिसको मरमर पक्षी कहा जाता है, ये दोनों पौधों का रस चूसती हैं। ठीक है, और जो हम मानव लोग हैं एवं मानव कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अर्थात अगर देखा जाए तो हमारे जो मानव लोग हैं, अर्थात हम मनुष्य लोग हैं, तो हमारे जो मनुष्यों के बच्चे होते हैं छोटे छोटे, जिन्हें शिशु कहा जाता है, किड्स, तो ये क्या करते हैं, अपने माँ का दूध पीते हैं। अब अजगर को अगर देखा जाए तो अजगर जैसे सांप हैं, वो क्या करते हैं, सर्प वंश के जितने भी प्राणी हैं, ठीक है, वो सभी क्या करते हैं कि शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। अर्थात जिसे वे खाते हैं, जो अपना भोजन करते हैं, आप अगर देखते हो किसी सांप को खाते हुए देखा होगा तो वो उसे क्या करता है, जैसे मेढक को खा रहे हैं, चूहे को खा रहे हो, तो उसे वो पूरा ही निगल जाएगा। ओके, अब आगे दे रहा है कि कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य पदार्थों को छानकर उसका भक्षण करते हैं। अर्थात देखिएगा, कुछ जल में रहने वाले जीव ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, उनके आसपास तैरने वाले जो भी खाद्य कण होते हैं, ठीक है, उनको छान करके उनका भक्षण कर लेते हैं, जैसे कि मछलियां हैं। ओके, चलिए इसके बाद में हमको अगला इसमें पॉइंट मिलता है कि तारा मछली है एक, जिसको स्टारफिश कहा जाता है। तारा मछली भोजन को सीधे आमाशय में ही ग्रहण करती है। अब तारा मछली कैसे आमाशय में डायरेक्ट ग्रहण करती है, आइए इसको जानते हैं। यह कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। कौन? तारा मछली। तारा मछली कैल्शियम कार्बोनेट वाले जो कठोर कवच वाले जो जंतु होते हैं उनको ही खाती है। कवच खोलने के बाद अपने मुख में आमाशय बाहर निकालती है। देखिए क्या होता है, ये जो तारा मछली है, ये कुछ जो कैल्शियम कार्बोनेट वाले जो कठोर कवच वाले जंतु होते हैं उनका ही भक्षण करती है। और ये क्या करती है, अपना कवच खोलती है। कवच खोलने के बाद में मुख से आमाशय को बाहर निकालती है, अर्थात पेट को बाहर निकालती है, और जंतु के कोमल भाग को, जो जिसे खाती है उसके कोमल भाग को खा करके आमाशय को बाहर वापस क्या करती है, शरीर के अंदर ले जाती है।
ओके, शरीर के अंदर ले जाती है और उसका धीरे धीरे से पाचन करती है। अर्थात क्या हुआ कि मछली ने अपना पेट बाहर निकाल करके जिस जीव को खाना है उसको अपने अपने पेट में किया, और करने के बाद में पेट को फिर मुख से अंदर कर लिया और फिर धीरे धीरे उसका पाचन होने लगा। इस तरह से तारा मछली अपने भोजन को खाती है और उसका पाचन करती है। अब हम बात करते हैं मानव में पाचन की। जो मनुष्य लोग हैं, जो मानव हैं, इनमें पाचन किस तरह से होता है। दिया जा रहा है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है। सबसे पहले आप इसे जानिए कि जो शरीर के अंदर भोजन जाता है वो किस प्रकार जाता है, फिर उसका होता क्या है। चलिए, दिया जा रहा है कि भोजन एक सतत नदी, यहाँ पर नदी दिया हुआ, यहाँ पर नली होगा। ओके, मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर नली होगा। ओके, जिन लोगों के पास ये पीडीएफ पहुंचता है तो वो लोग इसको करेक्ट कर लें। इस वीडियो को पहले आप जिन लोगों को पीडीएफ लेना है वो पीडीएफ लेने के बाद में पहले वीडियोस को देखा करें और इसके बाद में ही पीडीएफ से पढ़ा करें। कहीं कहीं मिसप्रिंट हो जाता है तो इसको आप लोग नजरअंदाज कर दिया करें। दिया जा रहा है कि भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर के गुदा तक जाती है। अभी गुदा क्या होता है? गुदा होता है मल द्वार। ठीक है, मल द्वार को गुदा कहा जाता है। ठीक है, गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला भाग होता है मुख गुहिका का, दूसरा होता है ग्रास नली का, तीसरा होता है आमाशय का, और हम ग्रास नली को ग्रासिका भी कह सकते हैं। ओके, अब तीसरा होगा आमाशय का, चौथा होता है क्षुद्रांत्र अर्थात छोटी आंत का। अब जो पांचवा होता है वो होता है बृहदांत्र अर्थात बड़ी आंत का। और इसके बाद में जो क्या होता है, जो बड़ी आंत, जो देखिएगा, जो पांचवा हो गया बड़ी आंत का। इसके बाद में जो मलाशय से जुड़ी होती है, जो बड़ी आंत है ये मलाशय से अर्थात गुदा से जुड़ी होती है। और इसके बाद में जो छठा होता है वो होता है मल द्वार का अर्थात गुदा का। ठीक है, तो सबसे पहले हो गया मुख गुहिका, दूसरी हो गई ग्रास नली, तीसरी हो गई आमाशय, चौथी हो गई क्षुद्रांत्र अर्थात छोटी आंत, फिर हो गई बड़ी आंत, और इसके बाद में हो गया मल द्वार जिसे गुदा कहते हैं। ठीक है, मल द्वार अथवा गुदा कह सकते हैं। यह सभी भाग मिलकर के आहार नाल अर्थात पाचन नली का निर्माण करते हैं। ओके, ये सभी मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? पाचन नली का अर्थात आहार नाल का। चलिए, इसी में हमको अगला पॉइंट मिलता है कि आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत्र तथा आहार नाल से संबद्ध विभिन्न ग्रंथियां जैसे कि लाल ग्रंथि, यकृत, अग्न्याशय पाचक रस स्रावित करते हैं। पाचक रस विभिन्न पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबद्ध ग्रंथियां मिलकर के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। अब इसको समझिएगा। देखिए, दिया जा रहा है कि आमाशय की जो आंतरिक भित्ति होती है, आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत्र तथा जो आहार नाल से संबद्ध विभिन्न ग्रंथियां होती हैं जैसे कि लाल ग्रंथि है, यकृत है, अग्न्याशय है, ये सभी क्या करती हैं? पाचक रस स्रावित करती हैं। ओके, सभी पाचक रस को स्रावित करती हैं। अब पाचक रस जो होता है ये विभिन्न पदार्थों को अपने सरल रूप में बदलता है। ये जो पाचक रस होता है ये विभिन्न पदार्थों को क्या करता है कि उसके सरल रूप में बदल देता है। अब आहार नाल एवं संबद्ध ग्रंथियां जो होती हैं वो क्या करती हैं? पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। चलिए, क्या होता है कि आपने कभी कभी देखा होगा कि आपके मुंह में जो लार टाइप की आती है ये भी इस जो है तो पाचक रस ही होता है। ये जाकर के अंदर आपके भोजन को पचाने में काफी मदद करती है। चलिए, इसमें हमको एक और अगला पॉइंट मिलता है। यहाँ से अगला पॉइंट स्टार्ट होता है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबकी अगर देखा जाए तो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है? ये यकृत है। ओके, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस का श्रावण करता है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। जिस थैली में ये जो पित्त रस है ये श्रावित होता, संग्रहित होता रहता है, इसे क्या कहते हैं? इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस बसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो पित्त रस होता है ये बसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बसा किसे कहते हैं? प्रोटीन किसे कहते हैं? ये सारी चीजें आपको मिलती हैं क्लास 6 के एनसीईआरटी में। ओके, तो अगर आप लोगों ने अभी तक क्लास 6 के एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़िएगा। क्लास 6 के एनसीईआरटी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसमें भी हमको बहुत कुछ मिलता है। चलिए आइए, इसके बाद में इसी में हमको अगली हेडिंग मिलती है घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। अर्थात जो जानवर होते हैं जो घास खाते हैं उन जंतुओं में पाचन किस प्रकार होता है। आइए देखते हैं। दिया जा रहा है कि घास खाने वाले जंतु वास्तव में पहले घास को जल्दी जल्दी निगल कर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। क्या होता है, जैसे आपने गाय, भैंस, बकरी, भेड़ इत्यादि चीजों को देखा होगा तो ये क्या करते हैं? जल्दी जल्दी पहले घास को खा लेते हैं और अपने आमाशय में एक जगह पर एक आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। ठीक है, यह भाग जो होता है ये जो तो रूमेन अर्थात प्रथम आमाशय कहलाता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि अपने प्रथम आमाशय में अर्थात रूमेन में इसको भंडारित कर लिया। अब रूमेन में अर्थात रूमेन को रूमिनेंट भी कहा जाता है। ओके, तो रूमेन में आमाशय 4 भागों में बटा होता है।
ठीक है। अब रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। देखिए क्या होता है, ये रूमेन है, यहाँ पर क्या होता है, ये जो तो जैसे कि ये रूमेन है तो ये पूरा 4 भागों में बटा हुआ होता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, भोजन का आंशिक पाचन होता है। पहले जानवर क्या करता है, अपने एक भाग में जल्दी जल्दी भोजन को खा करके भंडारित कर लेता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर धीरे धीरे भोजन का आंशिक पाचन होता रहता है, जिसे जुगाड़ अर्थात कण कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे जुगाड़ अर्थात कण कहते हैं। परंतु बाद में जंतु इसको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुंह में लाता है। क्या होता है कि जब ये आम जो तो आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेता है, फिर यहाँ पर आंशिक रूप से पाचन होता है, फिर क्या होता है कि जानवर जो होते हैं वो आंश मतलब छोटे छोटे रूप में, छोटे छोटे पिंडकों के रूप में भोजन को पुनः मुंह में लाता है, पुनः मुख में वापस लाता है और इसको चबाता रहता है। चबा करके इस प्रक्रम को रोमंथन कहते हैं। जो ये चबाता है अर्थात पेट से दोबारा वापस ला करके मुंह में और भोजन को चबाता है, इसको कहते हैं रोमंथन अर्थात जुगाली करना। ओके, जुगाली करना कहते हैं। ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। जो ऐसे जंतु होते हैं जो अपने भोजन को पहले खाते हैं फिर इसको वापस दोबारा मुख में ला करके चबाते हैं, इनको क्या कहते हैं, रूमिनेंट अथवा रोमैंथी कहलाते हैं। ठीक है। चलिए, इसके बाद में हमको इसका अगला पॉइंट मिलता है कि घास खाने वाले जो सेल्यूलोस की घास में एक देखिएगा, घास में एक सेल्यूलोस की प्रचुर मात्रा होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अनेक जंतु एवं मानव सेल्यूलोस का पाचन नहीं कर पाते, इसी कारण ये घास नहीं खा सकते। अर्थात आज आपको ये जानने को कारण मिला होगा कि जो घास है, हम लोग घास को अर्थात खाते क्यों नहीं है। देखिए घास में क्या होता है कि सेल्यूलोस के नाम का एक जो तो प्रचुर मात्रा में एक पदार्थ होता है। ठीक है। जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या होता है, सेल्यूलोस। ठीक है। इसे हम लोग जो तो मानव है या फिर कई प्रकार के जंतु हैं जो घास नहीं खाते हैं, वो इसका पाचन नहीं कर पाते हैं, इसी कारण से हम लोग घास को नहीं खाते। चलिए, अगला पॉइंट मिलता है कि एक रूमिनेंटस में क्षुद्रांत एवं बृहदांत्र अर्थात छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच का थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है। ठीक है। कि इन दोनों के बीच में एक जो तो थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंशनाल कहते हैं। भोजन में सेल्यूलोस का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आधार नाल में अनुपस्थित होता है। देखिएगा, ये जो क्या होता है कि सेल्यूलोस का जो पाचन होता है ये कहाँ पर होता है, तो ये छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है। ओके, इसे अंशनाल कहते हैं। ये कुछ जंतुओं में जैसे कि गाय है, भैंस में, इन दोनों में और कुछ जो घास खाते हैं जंतु उसमें पाई जाती है। ये मनुष्य में नहीं पाई जाती है। ठीक है। मनुष्य के आधार नाल में इसकी अनुपस्थिति होती है, इसी कारण से हम लोग इसका पाचन नहीं कर पाते हैं। ठीक है। चलिए, और इसी वजह से हम लोग जो तो वो घास नहीं खाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अगर देखेंगे तो इसमें हमको अगला पॉइंट मिलता है कि अमीबा में संभरण एवं पाचन। जो अमीबा होता है इसमें संभरण और पाचन किस तरह से होता है। दिया जा रहा है कि अमीबा जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। जो अमीबा है ये जलाशयों में पाया जाता है और ये एक कोशिकीय जीव है जो अपनी आकृति एवं स्थिति निरंतर बदलता रहता है। अर्थात इसकी जो आकृति होती है, कभी ऐसा है तो कभी ऐसा होगा। ठीक है। कभी ऐसा होगा, तो इसकी जो आकृति और स्थिति है वो बदलती रहती है, निरंतर बदलती रहती है। ठीक है। इसके बाद में इसकी कोशिका में एक कोशिका झिल्ली। ठीक है। इसकी कोशिका में क्या होता है, एक कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल सघन केंद्र एवं कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक घानियां उपस्थित होती हैं। चलिए, इसके बाद में हमको अगला पॉइंट मिलता है इसमें नहीं, ये अलग पॉइंट दिया जा रहा है कि आमाशय का आंतरिक स्तर। जो हमने अभी पीछे पढ़ा है आमाशय के विषय में, मानव में भोजन का जो पाचन होता है वो किस तरह से होता है, तो उसी के विषय में यहाँ पर हम डिटेल में जानकारियां कुछ प्राप्त करने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं। दिया जा रहा है कि आमाशय का आंतरिक स्तर स्तर अर्थात सतह श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर की सुरक्षा साथ वहां पर को सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए क्या होता है कि आमाशय का जो आंतरिक स्तर होता है अर्थात सतह होता है, ये श्लेष्मा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करते हैं। ठीक है। अब जो श्लेष्मल आमाशय का आंतरिक स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है, जो श्लेष्मल होता है ये क्या करता है कि आमाशय का जो आंतरिक स्तर होता है आंतरिक स्तर जिसको सतह कहते हैं, इसको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अब जो अम्ल होता है अनेक ऐसे जीवाणु को नष्ट कर देता है जो भोजन के साथ हम वहां पर पहुंचा देते हैं, जो हमें हमारे शरीर में नहीं जाने चाहिए। जो अम्ल होता है ये क्या करता है कि अनेक ऐसे जीवाणु को नष्ट कर देता है। चलिए, इसके बाद में आगे दिया है कि जो भोजन के अंदर पहुंचने बहुत ही घातक होते हैं उनको ये नष्ट करता है। साथ ही यह
माध्यम को अम्लीय बनाता है। जो ये क्या होता है, अम्ल जो होता है ये क्या करता है, माध्यम को अम्लीय बना देता है और कुछ जीवाणुओं को नष्ट कर देता है जो हमारे शरीर में नहीं पहुंचने चाहिए और वो पहुंच जाते हैं, जिसका पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता होती है। देखिए जैसे ही इसने भोजन को अम्लीय बनाया, फिर क्या होगा, जो पाचक रस होंगे उनको क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस, जठर रस, प्रोटीन, पाचक रस को जठर रस भी कहा जाता है, प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। जो पाचक रस होता है ये प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। पाचक रस पचा हुआ भोजन जो होता है ये अवशोषित होकर के क्षुद्रांत की भित्ति में स्थिर रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। ठीक है, इस कारण इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। देखिए क्या होता है, जो पचा हुआ भोजन होता है ये क्या कहते हैं, क्षुद्रांत की भित्ति में, ठीक है, स्थिर जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं इनमें चला जाता है और इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। जल एवं कुछ लवण बड़ी आंत में अवशोषित होते हैं। जल और जैसे कि जल है या फिर कुछ लवण ऐसे हैं वो क्या कहते हैं कि बड़े आंत में जो तो अवशोषित होते हैं। इसके बाद में हमको इसमें अगला पॉइंट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन आदि हमारे भोजन के महत्वपूर्ण घटक हैं। अब आप अगर इनको समझना चाहते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, वसा क्या होता है, विटामिन क्या होता है, तो इनको आप क्लास 6 के एनसीईआरटी में समझेंगे। क्लास 6 के एनसीईआरटी साइंस में मैंने इन सभी चीजों को बहुत ही डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया है, तो आप जाकर के क्लास 6 के एनसीईआरटी को जरूर देखिएगा। इसके बाद में हमको इसमें अगला पॉइंट मिलता है कि परंतु इसका पाचन हमारे शरीर में इस रूप में ना होकर के इनके छोटे छोटे अवयवों के रूप में होता है। अर्थात जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है आदि हमारे भोजन के बहुत ही महत्वपूर्ण घटक हैं और इनका जो पाचन होता है ये कैसे होता है, ये बिल्कुल इन्हीं के रूप में नहीं होता है बल्कि छोटे छोटे अवयवों के रूप में होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्लूकोज के रूप में होता है, अब वसा का पाचन अम्ल के रूप में होता है या फिर ग्लिसरॉल के रूप में होता है। जैसे वसा का पाचन किस रूप में होता है, या तो ये जो तो अम्ल के रूप में होगा या तो ग्लिसरॉल के रूप में होगा। अब प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, तो प्रोटीन का पाचन एमिनो अम्ल के रूप में होता है। ओके, प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, एमिनो अम्ल के रूप में होता है। चलिए इसके बाद में अगला पॉइंट मिलता है कि छोटी आंत में पाचन का एक महत्वपूर्ण चरण है। ठीक है, जो छोटी आंत में पाचन क्रिया होती है ये पाचन क्रिया की एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है। यही यकृत एवं अग्नाशय से श्राव प्राप्त करती है। अर्थात जो ये छोटी आंत होती है क्या करती है, यकृत से और अग्न्याशय से श्राव प्राप्त करती है। अग्न्याशय होगा वो यहाँ पर, ठीक है, अग्नाशय यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन अग्न्याशय होगा। ठीक है, क्या होता है कि यहाँ पर ये यकृत से और अग्न्याशय से क्या करती है, श्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त उसमें भित्ति से भी कुछ रस श्रावित करती है। क्या होता है कि पहले क्या करती है, ये यकृत और अग्न्याशय से रस जो है तो श्राव प्राप्त करती है और उसके अतिरिक्त भित्ति से भी कुछ रस श्रावित करती है। इसके बाद में अग्न्याशय से अग्न्याशिका रस निकालता है जो कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इसको सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। अब देखिए जो अग्न्यास होता है ये अग्न्यासिका रस निकालता है। क्या, कौन सा रस निकालता है, अग्न्यासिका रस निकालता है जो कार्बोहाइड्रेट और जो प्रोटीन होता है इन पर क्रिया करता है और इनको सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। चलिए इसके बाद में हमको एक और पॉइंट मिलता है। इसके बाद में जो चैप्टर का सार दिया गया था, सारांश, उसको देखेंगे। दिया जा रहा है कि आंशिक रूप से जो बचा हुआ भोजन होता है ये छोटी आंत से निकल करके निकले भाग में पहुंचता है। छोटी आंत का जो निचला भाग होता है वहां पर पहुंचता है जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण करता है। ठीक है, इसके बाद में इस प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट, सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज है इसमें या फिर वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में, ठीक है, तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं अपने आज के इस सारांश को जो चैप्टर का दिया गया था। इसको भी देखना थोड़ा सा जरूरी होता है, पता नहीं क्या इंपॉर्टेंट दिया हो तो देख लेते हैं। वैसे चैप्टर का सारांश है तो देखना एक बार जरूरी है। दिया जा रहा है कि जंतु भोजन में पोषण आवश्यकताएं, भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां एवं शरीर में इनका उपयोग सम्मिलित। देखिए जो किसी भी प्रकार का जो जंतु हो, जंतु के पोषण में, ठीक है, पोषण की आवश्यकता होनी चाहिए। इसके बाद में भोजन के अंतर्ग्रहण की विधियां जो हैं इनमें शरीर का एक जो तो बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग सम्मिलित होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि आहार नाल तथा स्रावी ग्रंथियां संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। इनमें मुख गुहिका, ग्रासिका, आमाशय, क्षुद्रांत्र, इसके बाद में बृहदांत्र जो मलाशय से जुड़ा हुआ होता है, मलाशय में समाप्त होती है। ठीक है, क्या होता है कि जो इनके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। तथा जो छठा होता है वो होता है गुदा। ठीक है, गुदा जिसको हम मलद्वार भी कह सकते हैं, पाचक रस स्रावित करते हैं। बड़ी
पाचक रस स्रावित करने वाली जो तो मुख्य ग्रंथियां हैं, लाल ग्रंथि, यकृत एवं जो अग्न्याशय है, आमाशय की भित्ति एवं क्षुद्रांत्र की भित्ति भी पाचक रस स्रावित करती है। अगला दिया जा रहा है कि विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियां भी भिन्न हैं। ठीक है, देखिए अलग अलग प्रकार के जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियां भिन्न होती हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बता चुके हैं। अगला पॉइंट दिया जा रहा है कि पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण एवं जो तो इसके बाद में स्वांगीकरण और निष्कासन शामिल होते हैं। अर्थात कौन कितनी क्रियाएं शामिल होती हैं, तो सबसे पहली अंतर्ग्रहण, दूसरी है पाचन, तीसरी अवशोषण, इसके बाद में चौथी है स्वांगीकरण और छठी है निष्कासन, अर्थात जिसको हम लोग जो तो लास्ट में करते हैं क्रिया। ठीक है, इसके बाद में अगला मिलता है कि मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही प्रारंभ हो जाता है। अर्थात जो मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है इनका पाचन कहाँ पर प्रारंभ हो जाता है, मुख में ही प्रारंभ हो जाता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त अग्न्याशय से अग्न्याशिका स्राव एवं क्षुद्रांत्र भित्ति द्वारा स्रावित पाचक रस की क्रिया से भोजन के सभी घटकों का पाचन क्षुद्रांत्र में ही पूरा हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। वैसे यहाँ पर हमने एक चीज को नहीं रखा था, मंड जैसे जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनका पाचन मुख में ही हो जाता है, और प्रोटीन जैसे जो पाचन होते हैं इनका आमाशय में प्रारंभ होता है। इस चीज को मैंने नहीं बताया था। यहाँ से यहाँ तक कि जो मंड होते हैं इनका पाचन मुख में आरंभ हो जाता है, और प्रोटीन का पाचन जो तो आमाशय में प्रारंभ होता है। वैसे इस चीज को मैं बता चुका हूँ अभी ऊपर। ठीक है, चलिए इसके बाद में हमको अगला पॉइंट मिलता है कि जल एवं कुछ लवण बृहदांत्र में अवशोषित होते हैं। अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। जो अवशोषित पदार्थ होते हैं ये शरीर के विभिन्न भागों को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, और जैसे कि जल है या फिर कुछ लवण है, ये बृहदांत्र अर्थात बृहदांत्र में अवशोषित किए जाते हैं। चलिए इसके बाद में अगला पॉइंट दिया जा रहा है कि बिना पचे अपशिष्ट जिनका अवशोषण नहीं होता है, देखिए बचे हुए जो अपशिष्ट होते हैं जिनका पोषण नहीं होता है, ये मल के रूप में गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकल जाते हैं। अर्थात जैसे कि क्या होता है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका जो तो पाचन नहीं हो पाता है, ठीक है, अवशोषण नहीं हो पाता है, उनको क्या होता है कि वो मल द्वारा जो तो मल के रूप में गुदा द्वारा निकल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला पॉइंट दिया है कि गाय, भैंस एवं जो हिरन होते हैं, हिरन जैसे जो घास खाने वाले जंतु हैं, रोमंथी जिनको कहा जाता है या फिर रूमिनेंट कहा जाता है, वे पत्तियों का अंतर्ग्रहण तीव्रता से करके उन्हें निगल लेते हैं तथा रूमेन में भंडारित कर लेते हैं। कुछ अंतराल के बाद भोजन पुनः मुख में आता है और पशु धीरे धीरे जुगाली कर उसे चबाते हैं। क्या होता है कि जो गाय भैंस है, हिरन है, बकरी है, जो घास खाने वाले जंतु हैं, ये क्या करते हैं, पहले अपने भोजन को खा लेते हैं और खा करके अपने पेट के मतलब आंत के एक भाग में, ठीक है, एक भाग में क्या करते हैं, इसको रख लेते हैं और वहां पर आंशिक रूप से इसका पाचन होता है। फिर ये धीरे धीरे मुख में सारे भोजन को लाते हैं, चबा करके फिर पेट में जाता है ये, और फिर उसका पूर्ण तरह से पाचन हो जाता है। ठीक है, और जिसको क्या कहा जाता है, जुगाली कहा जाता है। जैसे कि पशु धीरे धीरे अपने मुंह में दोबारा भोजन को लाए और फिर चबा करके उसे फिर से पेट में भेजा, तो इसे जुगाली कहा जाता है। अगला और लास्ट पॉइंट दिया जा रहा है कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पादाब की